चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। लग्न का कारक ग्रह कौन सा है, धन का कारक ग्रह कौन सा है और तृतीय घर का कारक कौन सा ग्रह है, चतुर्थ घर का कारक ग्रह कौन सा है, मैंने ये प्रश्न क्यों किया, इन सब बातों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखिएगा। देखिए, लग्न का मूल रूपेण कारक सूर्य होता है एवं लग्न से विचार करने के विषय हैं शरीर, शरीर का सौंदर्य, रंग, कलर और व्यक्तित्व। लग्न का विचार ऐसे किया जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का लग्न मेष है तो मेष का स्वामित्व मंगल के पास है। जब लग्न में मेष राशि आती है तो लग्न के दूसरी ओर ठीक 8वें घर में वृश्चिक राशि आती है। यहां पर देखना है कि यहां मंगल 8वें घर का भी स्वामी बन जाएगा और लग्न का भी स्वामी बन जाएगा। अब यहां पर कारकत्व की चर्चा करें तो कारक सूर्य है, लेकिन अगर वर्तमान लग्न के ऊपर चर्चा करें तो यहां पर अब कारक एवं स्वामित्व मंगल के पास हो गया। अब ये मंगल जिस घर में रहेगा उस घर में मंगल के शत्रु ग्रह अगर इसके साथ में चिपके होंगे तो व्यक्ति का शरीर ठीक नहीं होगा, व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं होगा। यहां से आपने ये निर्णय ले लिया, लेकिन दूसरी ओर एक ध्यान और करना है, क्योंकि यहां का कारक जो है वो सूर्य है। यदि सूर्य भी गलत ग्रहों के साथ बैठा होगा, दुष्प्रभावी या शत्रु ग्रहों के साथ कहीं बैठा होगा, तब तो आपका जो शारीरिक गठन बठन है, शारीरिक बनावट है, व्यक्तित्व है, स्वभाव है, उसमें बिल्कुल उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा। परंतु यदि मंगल ही खराब है, सूर्य अच्छा है, तो आपके व्यक्तित्व में कोई परेशानी नहीं आएगी। हां, मंगल की दशा जब आएगी तो मंगल अपना कार्य जरूर करेगा। अब एक विषय ये हो गया। दूसरा, धन का विषय। धन का विषय प्रायः आमदनी के लिए 11वां घर देखा जाता है और आमदनी से जो कमाई हुई संपत्ति है वो दूसरे घर से देखा जाता है। इसलिए यहां विचार करना है कि दूसरे घर में कारक, दूसरे घर का धन का कारक कौन हो गया। अगर नैसर्गिक रूप से देखें तो दूसरे घर का कारक हमेशा धन का कारक बृहस्पति होता है। बृहस्पति के ऊपर निर्भर करता है धन। परंतु दूसरी बात, क्योंकि यहां हमने मेष लग्न से चर्चा की है तो दूसरे घर का जो स्वामित्व है वो शुक्र के पास हो गया। दूसरे घर का स्वामित्व क्योंकि वृष राशि है और वृष राशि दो जगह आ गई है। एक वृष राशि आ गई है 7वें घर में केंद्र में और एक आ गई दूसरे घर में। अब केंद्राधिपति जो शुक्र है, इसको केंद्राधिपत्य का दोष लगता है। अगर शुक्र के साथ में कोई ग्रह ऐसा बैठा होगा जैसे शुक्र का शत्रु सूर्य है, ठीक है, तो शुक्र ऐसी अवस्था में अपनी दशा में सूर्य के कारण, शत्रु के कारण विशेष धन नहीं दे पाएगा और दूसरा घर मार्केश भी बनता है। इसलिए धन का नुकसान करने वाला शुक्र हो जाएगा। परंतु अगर मूल कारक यहां पर बृहस्पति अच्छा है तो शुक्र की दशा चाहे खराब कर रही है परंतु बृहस्पति आपको धन देगा। हां, स्वास्थ्य की वजह से आप देखें तो शुक्र को देख सकते हैं। और दूसरे घर का कारक हो गया बृहस्पति, ये मैं पहले कह चुका हूं। विशेष तौर से कमाया हुआ धन संग्रह कितना किया गया है, इकट्ठा कितना किया गया है, ये दूसरा घर बताता है। दूसरा घर कुटुंब के लिए देखा जाता है। दूसरा घर स्त्री की आयु के लिए देखा जाता है। यदि दूसरे घर में जैसे वृष राशि है
और दूसरे घर में सूर्य आदि बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में जातक का अपनी पत्नी के प्रति एक तो व्यवहार अच्छा नहीं होगा, दूसरा उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा। शुक्र के जितने भी शत्रु ग्रह हैं वो ऐसा करेंगे। बृहस्पति भी शत्रु है, तो बृहस्पति अगर दूसरे घर में होगा तो पत्नी को स्वेलिंग होती रहेगी, गले के रोग होते रहेंगे। पत्नी को खास तौर से उनके पेट में निचले भागों में रोग इत्यादि देने का काम, स्वेलिंग देने का काम बृहस्पति करेंगे। मेरा अनुभव है वो बता रहा हूं। चलिए अब यहां तीसरे घर को ले लेते। तीसरे घर का कारक कौन है? चूंकि हमने मेष लग्न लिया है तो मेष लग्न का स्वामित्व बता चुका हूं, मंगल का है। दूसरे घर में शुक्र, राशि वृष, उसका स्वामित्व शुक्र के पास है, लेकिन कारक दूसरे घर का गुरु है। तीसरे घर का कारक कौन है जान लीजिए। और भी मैं भी आपको सूत्रात्मक बात बताऊंगा, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। तीसरे घर का कारक मूलतः मंगल है। मंगल की भूमि है तीसरा घर, लेकिन वर्तमान में लग्न मेष है तो तीसरे घर में मिथुन राशि आ गई। अब मिथुन का स्वामित्व बुध के पास है। कन्या और मिथुन दो राशियों का स्वामित्व बुध के पास है। यदि बुध यहां तीसरे घर में बैठे हैं, ठीक है, तो षष्ठेश का प्रतिफल देंगे, क्योंकि बुध षष्ठेश भी हो जाते हैं। अतः यहां यदि बुध बैठे होंगे तो शत्रु पक्ष बहुत ही ज्यादा प्रबल होगा। यहां यदि मंगल जो कि तीसरे घर का कारक है, एक तो वो हो गया, शत्रु पक्ष को देखने के लिए अब मंगल की अवस्था देखनी पड़ेगी। दूसरा बुध हो गया। अब ऐसे जातक के संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, कुटुंबी बहुत होंगे, लेकिन उन्हीं में से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अंदर के पोल को बताने वाला होगा, अंदरूनी शत्रु का काम करेगा। इसलिए यहां का स्वामित्व बुध के पास है। और तीसरे घर से विचार किस चीज का किया जाता है? छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकर का, पराक्रम का। यदि यहां पर बुध बैठा है और अच्छा, इसके ऊपर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव नहीं है, तो ऐसे जातक के पास मित्र, कुटुंबी अच्छे होंगे, बहनें ज्यादा होंगी छोटी, क्योंकि बुध स्त्री ग्रहों में से आता है, वैसे नपुंसक ग्रहों में से आ जाता है। परंतु यदि बुध किसी ग्रह के साथ बैठता है तो ठीक वैसे बर्ताव करने लगता है। चतुर्थ घर का कारक कौन है? हो सकता है कि मैं विषय से कहीं भटक जाऊं, तो हमारे दर्शक अगले वीडियो में हमें कमेंट जरूर कर देंगे, ताकि मैं उस विषय को लेकर के उन्हें पुनः सचेत कर सकूं। चौथे घर का कारक का तो हमेशा चंद्रमा के पास रहता है। मूलतः जो नैसर्गिक कारकत्व है चंद्रमा के पास है। जब भी मां का विचार, मकान का विचार, वाहन का विचार करना हो तो चौथे घर को देखा जाता है। चौथे घर में यदि मूल कारक चंद्रमा सही है तो फिर भी यहां का स्वामी चंद्रमा मां का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, उत्तम श्रेणी के वाहनों का सुख देगा, जमीन जायदाद और दुधारू पशु इत्यादि देगा। अब चलते हैं पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव का जो कारक है वो बृहस्पति ही है। पंचम भाव से पुत्र का विचार किया जाता है। जुआ, लॉटरी, अचानक धन लाभ, किसी भी देवी देवता की सिद्धि के बारे में पंचम भाव से विचार किया जाता है। यहां हम एक बात और आपको कहना चाहेंगे, पंचम भाव से ही आपको निर्णय लेना होता है कि आप किस इष्ट की उपासना करें। जो ग्रह पंचम भाव में होगा उस ग्रह के अनुसार आप उस इष्ट की उपासना से जीवन में सार्थकता ले पाएंगे, लाभ ले पाएंगे।
पुत्र का भाव है ये, और निज पेट का भाव है ये। मैंने तो यहां देखा है जिसके पास पंचमेश बढ़िया है उसके पास बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, उसके पास धन संपत्ति वैभव अच्छा होता है। चूंकि हम द्रव्यात्मक चर्चा कर रहे हैं और कारकत्व की चर्चा कर रहे हैं, तो यदि यहां पर वर्तमान में सिंह राशि बन रही है और सिंह राशि का स्वामित्व किसके पास है? सूर्य के पास। सूर्य और चंद्रमा के पास सिंगल राशियों का स्वामित्व है। यदि सूर्य यहां का स्वामी किसी अच्छे ग्रह के साथ कहीं भी बैठा हो तो उसका फल अच्छा मिलेगा, बशर्ते सूर्य के शत्रु ग्रह सूर्य को प्रभावित न करते हो। नहीं तो नेत्रहीनता, पुत्रहीनता, धनहीनता, जुआ सट्टा में नुकसान हानि आदि देने का भय रहता है। अब सूर्य ही यहाँ का कारक भी है, सूर्य यहाँ का स्वामित्व लिए बैठा है। लग्न में जाएगा तो सरकारी नौकरी इत्यादि देगा, कर्म में भाव में जाएगा तो पिता के लिए शुभता प्रदान करेगा, धन संपत्ति इत्यादि देगा, क्योंकि दसम स्थान पिता का धन भाव है। और पंचम स्थान यदि सूर्य प्रभावित होता है तो पंचम स्थान मां के मुख का है, मां की वाणी का है, तो मां के दांत और आंख, वाणी, इनमें समस्याएं दे देगा। इसलिए सूर्य से यहां हमने चर्चा की। छठे घर का जो कारकत्व है, क्योंकि यहां वर्तमान में कन्या राशि आती है और कन्या का स्वामित्व बुध के पास है। हम सूत्रात्मक चर्चा कर रहे हैं और अभी यह यात्रा सूत्रों की लगातार चलती रहेगी। पहले तो हम किसी को आमने सामने वीडियो देते ही नहीं थे, लेकिन अभी हमने चर्चा करनी शुरू कर दी है धीरे धीरे। तो आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम अब देंगे। छठे भाव का स्वामित्व वर्तमान में बुध के पास है, लेकिन कारकत्व की चर्चा करें तो मंगल और शनि छठे भाव के कारक होते। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, मां के छोटे भाई बहनों का घर होता है। तो छठे भाव से मामा, मौसी इत्यादि का विचार करना चाहिए, शत्रु पक्ष का विचार करना चाहिए। छठे घर से ही आंतों का विचार करना चाहिए, नाभि के निचले हिस्से का विचार, नाभि के आसपास का विचार छठे भाव से करना चाहिए। अब यहां का जो स्वामित्व है बुध के पास है, और बुध अगर मंगल इत्यादि के साथ बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति लड़ाकू, व्यर्थ में शत्रु खड़ा कर लेगा, अपवाद करने वाला। परंतु ऐसा व्यक्ति ज्यादातर गाने सुनने का बड़ा शौकीन होता है। अब सातवें घर में चलते, सातवें घर के कारकत्व पर चर्चा करते। सातवें घर का कारकत्व जो है वो शुक्र के पास ही रहेगा, लेकिन वैसे भी तुला, क्योंकि मैंने मेष लग्न लिया है तो सातवें घर में तुला राशि आती है, और तुला का स्वामित्व धन का और पत्नी के भाव का स्वामित्व शुक्र के पास है। यदि शुक्र यहां पर बैठा हो सातवें घर में तो जातक की पत्नी सुंदर, सुशील और राजरानी की तरह रहेगी। ऐसी जो शुक्र है पुरुष की कुंडली में वही पत्नी का भाव दर्शाएगा। यदि शुक्र के शत्रु ग्रह, मान लीजिए शुक्र के ऊपर सूर्य बैठ जाए तो पत्नी से मन मुटाव करेंगे। कहीं भी बैठ जाए शुक्र के साथ सूर्य, क्योंकि सप्तमें शुक्र है। अब ये 10 में बैठे शुक्र तब भी सप्तमेश कहा जाएगा, तृतीय बैठे तब भी सप्तमेश कहा जाएगा। यदि शुक्र के ऊपर अच्छे ग्रह दृष्टि पड़ती है, ग्रहों की युति अच्छी है, तो जातक की पत्नी उत्तम, सुमधुर, सुभाषिणी, सुंदर नेत्र,
अपने कर्तव्यों से पति को प्रसन्न करने वाली। लेकिन यदि शुक्र के साथ केतु, मंगल इत्यादि बैठ जाए तो यह जान लो कि शुक्र को प्रभावित कर देंगे। और सप्तम घर साझे का व्यापार भी देखा जाता है, यात्राओं का विचार भी सप्तम घर से किया जाता है। सप्तम घर अपने जातक के सप्तम भाव गुप्तांग का भी विचार किया जाता है। यदि सप्तम स्थान पर शुक्र को प्रभावित करने वाले सूर्य, केतु इत्यादि कोई बैठे होंगे तो जातक को नेत्रों में परेशानी देंगे, जातक के वीर में परेशानी देंगे, जातक के वीर का विनाश करेंगे और जातक अनेक प्रकार के स्त्रियों की तरफ उसका आकर्षण रहेगा। उसके जो वासना है भड़कती है, क्योंकि शुक्र सातवें घर बैठा है और उस पर भड़काने वाले ग्रह, विपरीत ग्रह बैठे हैं उसके शत्रु, तो वो भड़काएंगे। ऐसी अवस्था में जातक को कलंक लगा देते हैं। यहां पर हम शुक्र की चर्चा करने के बाद बता दें कि जब आप बिजनेस करते हैं साझे का और विचार करना है कि हम साझे में करें कि ना करें, पार्टनरशिप में करें कि ना करें, तो फिर आपको शुक्र की अवस्था देखनी पड़ेगी। क्योंकि हम यहां भी भाव की चर्चा कर रहे हैं, कारक की चर्चा कर रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको हर प्रकार के ग्रहों के बुरे होने को अच्छा कैसे किया जाए वो उपाय भी बताएंगे। उन उपायों के चलते आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। चलिए अष्टम भाव में आ जाते हैं। अष्टम भाव का मूल रूपेण कारक शनि है। शनि यदि अष्टम भाव में है तो जातक की हर प्रकार से सुरक्षा करेगा। शनि यदि अष्टम में है तो जातक को दीर्घजीवी बनाएगा। यदि शनि के, क्योंकि कारक यहां पर शनि है, परंतु वर्तमान में स्वामित्व तो मंगल के पास है, क्योंकि मेष लगन की कुंडली है। अब आयु का भाव मंगल से भी देखा जाएगा, आयु का भाव शनि से भी देखा जाए। यदि मंगल पीड़ित है, मंगल के ऊपर क्रूर ग्रहों की युति है, मंगल के मित्र ग्रहों की युति है, तो जातक को जीवन में आयु संबंधी परेशानियां, अग्निकांड, गोलीकांड, चोट, दुर्घटना इत्यादि होती रहेंगी। और मां का जो उदर है, मां का उदर भाग पीड़ित रहेगा, मां के स्वास्थ्य में परेशानियां रहेंगी। यदि शनि पीड़ित है तो, या फिर मंगल पीड़ित है तो, मंगल क्रूर ग्रह वैसे भी होता है और मंगल को भड़काने वाले शनि इत्यादि अगर उनके साथ युति कर ले तो मां का स्वास्थ्य और मां का यहां तक कि दुर्मरण भी साबित होता है। नवे घर में चलते हैं। नवे घर का स्वामित्व तो भी बृहस्पति के पास है। नवे घर में बुध, शुक्र, बुध, चंद्रमा का होना बड़ा बढ़िया योग बना देता है। जिस घर में, जिस व्यक्ति के नवे घर में 9th हाउस में चंद्रमा और बुध बैठे हों, उसके पास हर प्रकार की संपत्ति, वैभव इत्यादि होता है। फिलहाल यहां का कारकत्व तो बृहस्पति के पास है, और यदि बृहस्पति अच्छे मित्र ग्रहों के साथ कहीं बैठा होगा, मान लो लगन में बृहस्पति बैठा है, मेष लग्न में, और उस बृहस्पति पे किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा जातक धर्मनिष्ठ, अस्पष्टवादी, उग्र प्रकृति, विद्वान, ज्ञानी, वक्ता और न्यायाधीश, जजमेंट देने वाला बन जाता है। चाहे पंचायत का मुखिया क्यों न बने, वो न्याय करेगा। और धर्म के प्रति लोगों को जागृत करने में बृहस्पति का पूर्ण हाथ होता है। तो नवे घर से भाग्य, पिता, दादा, किस्मत का सितारा इत्यादि तथा पोते का सुख नवे घर से ही पता लगता है, 9th हाउस से। 7th हाउस से मैंने जो विचार करना था बताया,
अष्टम से बताया, नवम से बताया, दसम हाउस 10th हाउस ये पिता की वाणी का भी हाउस है, ये पिता का भी घर है, स्वयं के व्यवसाय का भी घर है, राज्य का सुख देने वाला भी यही है। मूल रूपेण यहां मंगल यदि है मेष राशि में तो कारक बन जाता है राजयोग। मंगल इस राशि में होने पर जातक मेष लग्न वाले को राजयोग बनाएगा। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, परंतु यहां का मूल कारक यहां का भी बृहस्पति है, इसलिए यहां वर्तमान में मकर राशि आ रही है तो शनि हो गया दशमेश। अब शनि बताएगा पिता के व्यापार के बारे में, शनि बताएगा जातक के व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में। अतः जातक के शरीर के अवयवों के बारे में अगर देखना है तो जांघें इत्यादि का वर्ताव यहीं से देखा जाता है। शनि आकाशीय व्यवस्था का कारक भी बन जाएगा, मतलब ऊंचाइयां कितनी प्राप्त होंगी। आकाशीय का मतलब है ऊंचाइयां, जातक कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा। यदि शनि ग्रह के साथ मित्र ग्रह बैठे हैं तो ऐसा जातक ब्लैक वर्क, लोहे का काम, सैनिटरी का काम, बिल्डिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग, पुलिस डिपार्टमेंट, मिलिट्री इत्यादि में जाने का उसका योग बन जाएगा। और वैज्ञानिक अनुसंधान करने में भी ऐसे व्यक्ति अग्रणी होते हैं। शनि पीड़ित हुआ तो शनि की दृष्टि पत्नी के लिए खराब करेगी, और शनि की दृष्टि जातक के पैर पे चोट देगी। तीसरी दृष्टि से 12वें घर में देखते हैं शनि, 7वीं दृष्टि से मां के घर को देखते हैं, और 10वीं दृष्टि से पत्नी के घर को देखते हैं। यदि शनि खराब हुए, पापी हुए, पीड़ित करेंगे तो पत्नी को भी पीड़ित करेंगे और स्वयं को भी पीड़ित करेंगे तथा मां को भी पीड़ित करेंगे। खैर, उपाय की चर्चा हम आगे दूसरे वीडियो में करेंगे। अब 11वें घर का जो कारकत्व है, 11वें घर में यहां पर भी बृहस्पति का ही मूल पावर है। आमदनी का विचार, बड़े भाई बड़े बहनों का विचार, पिता के वाणी का विचार, पिता के धन संपत्ति का विचार, नेत्र का विचार यहीं से किया जाता है। और आमदनी का मार्ग, किस तरफ से पैसा आएगा, यही बताएगा। अब यहां पर वर्तमान में कुंभ राशि है, 11वें घर में कुंभ राशि बन रही है। शनि के पास स्वामित्व है, शनि 2 जगहों का कारकत्व लेकर बैठे रहेंगे। कहीं भी रहेंगे तो आमदनी का कारण शनि बताएंगे। बड़े भाइयों के स्वभाव के बारे में शनि के द्वारा ही पता लगेगा। शनि यदि मंगल के साथ बैठे होंगे तो बड़े भाई के साथ विचार तारतम्य नहीं मिल पाएंगे। शनि यदि शुक्र के साथ यहां बैठेंगे तो पत्नी के माध्यम से आमदनी का योग बनाएंगे। इसी तरह से हम चले आते हैं 12वें घर में भी। अब 12वें घर में मूलतः बल किसका? सारे ग्रह 12वें घर में अच्छे वाले बुरे होते, लेकिन शनि और शुक्र ये 2 ग्रह यहां अच्छे माने गए हैं। 12वें घर में बाकी ग्रह बुरे हैं, लेकिन शुक्र यहां प्रमुदित रहते हैं 7वें घर में और लग्न से 12वें घर में। यदि शुक्र बैठे हैं और इन्हीं के साथ अगर शनि बैठ जाए तो सच बताऊं तो ऐसा व्यक्ति विषयी होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति में धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति जिसका शुक्र 12वें घर बैठा हुआ है अपने से बड़ी आयु की स्त्री को ज्यादा लाइक करेगा, पसंद करेगा। हाँ, ऊंचा रहन सहन, ऊंचा घर बार, घर की साज सज्जा स्वच्छ रखना, रंगाई पुताई करवा के रखना और खास तौर से शयन कक्ष सजा के रखना शुक्र का काम है। और प्रत्येक अवस्था में
शुक्र 12वें घर में, खास तौर से इसकी पत्नी को अत्यंत सुख देगा। तो इस तरह से यहां पर मैंने आपको विचार बताए। अगले वीडियो में हम इसी में से विषय आपको देंगे, ग्रहों का स्वभाव, कारकत्व, ग्रहों के युति का प्रभाव, योग और ग्रहों को ठीक करने का उपाय। अगर ये वीडियो आपको देखना है तो ध्यानपूर्वक अगला वीडियो जरूर देखिए। लगातार जुड़े रहिए, चैनल आपका है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोग तो पहले बता देते हैं, मैंने आपको बाद में बताया है। और एक बात कहता हूँ, सत्य कहूँ तो मेरा ज्योतिष में मन ही नहीं लगता, क्योंकि इतना कर चुका हूँ, इतना लोगों को लाभ भी हुआ है, फिर भी अब मेरा मन नहीं करता। तो आप सब लोगों के साथ, बाहरी जितने लोग हमारे परिचय में आ सके, उनके साथ मैं अपनी चर्चा करके उनको भी कुछ लाभ दे सकूं, ये मेरा प्रयास है। तो बस लेते हैं विदा आपसे इस वीडियो में, पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।